हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग द्रवों का वाष्प दाब पढ़ेंगे। द्रवों का वाष्प दाब क्या होता है, ध्यान से देखें। किसी ताप पर द्रव तथा वाष्प के मध्य साम्यावस्था में वाष्प का दाब ही द्रवों का वाष्प दाब कहलाता है। ताप कोई भी हो, उस ताप पर द्रव और वाष्प के मध्य जब साम्यावस्था इक्विलिब्रियम स्थापित करते हैं तो वाष्प का दाब जितना होता है वही उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। इसको आगे समझने के लिए वाष्प दाब का अवनमन पढ़ना होगा, डिप्रेशन ऑफ वेपराइजेशन। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर विलायक के वाष्प दाब में हुई कमी को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। यानी आप किसी भी प्योर सॉल्वेंट में इम्प्योर साल्यूट सब्सटेंस अगर आप घोलेंगे तो उस सॉल्वेंट के वेपराइजेशन में, वेपर प्रेशर में कुछ न कुछ कमी आएगी। कमी किसके कारण आएगी? अवाष्पशील विलेय पदार्थ के घोलने पर। वही विलयन का वाष्प दाब विलायक का वाष्प दाब का कारण होता है। वाष्प दाब का अवनमन यानी वाष्प दाब का अवनमन मतलब कमी मतलब किसमें कमी? वेपर प्रेशर में कमी। इसको हम डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है P0 माइनस PS। P0 जो है वो विलायक का वाष्प दाब है, PS मीन्स सॉल्यूशन विलयन का वाष्प दाब है। इसी पर आधारित हम लोग वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन देखेंगे कि ये क्या होता है। वाष्प दाब का अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यानी वाष्प दाब का अवनमन हम जानते हैं P0 माइनस PS, वो हमने यहाँ लिखा। वाष्प दाब का अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब, अब विलायक का वाष्प दाब हम जानते हैं P0, उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब इसी पर बेस जो है, अब हम लोग देखेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन फिक्स है, थ्योरी या न्यूमेरिकल इस पे फिक्स है। इसको आप लोग ध्यान दीजिए। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन तथा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी अभी हम लोग P0 माइनस PS अपन P0 जो पढ़े हैं वो विलेय के मोल प्रभाज इसलिए हम सबसे पहले पढ़ा चुके हैं। तो देखिए, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 तथा उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर विलयन का वाष्प दाब PS हो तो तथा विलेय के मोल की संख्या स्मॉल n तथा विलायक के मोल की संख्या कैपिटल N हो तो राउल्ट के नियम से P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n अपान कैपिटल N प्लस n। ये आपका विलायक है, ये विलयन है, ये भी विलायक है। यह विलेय के मोल प्रभाज स्मॉल n अपान कैपिटल N प्लस n। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि वाष्प दाब का अवनमन विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अतः यह एक अणुसंख्य गुणधर्म है। राउल्ट के नियम जो है अतितनु विलयन पर लागू होता है, अतितनु विलयन पर लागू होता है। इस प्रकार तनु विलयन के लिए ये जो विलायक का मोल की संख्या है और विलेय के मोल की संख्या, तनु विलयन की बात करेंगे तो स्मॉल n जो वैल्यू, इसकी वैल्यू बहुत कम आकी जाएगी, बहुत कम होती है। इसलिए इन दोनों को हम कैपिटल N के इक्वल कर सकते हैं। तो P0 अपान माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n अपान कैपिटल N। ये स्मॉल n के लिए हो जाएगा वेट अपान मालिकुलर वेट W/m, कैपिटल N के लिए कैपिटल W बाई कैपिटल M।
इसको आप सॉल्व करेंगे, या ऊपर जाएगा या बीच में रह जाएगा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस पे न्यूमेरिकल लगेगा। स्मॉल डब्लू न्यूमेरिकल में जिसका मान कम रहेगा यानी विलेय का द्रव्यमान, कैपिटल डब्लू विलायक का द्रव्यमान, स्मॉल डब्लू विलेय का अणुभार, कैपिटल एम जो है वह आपका कैपिटल एम जो आपका रहेगा वो विलायक का अणुभार होगा। इसी तरह से इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आपके सामने न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर 291.8 mm है दाब, 5.3 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 50 ग्राम ईथर में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब 271.8 mm पाया गया। तो कार्बनिक यौगिक का अणुभार की गणना कीजिए। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जिसका डेटा अधिक होगा वह विलायक है। तो 291.8 mm अधिक है, वह पी नॉट की वैल्यू हो गई। वो किसकी वैल्यू हो गई? पी नॉट। स्मॉल डब्लू जो है 5.3 ग्राम, कैपिटल डब्लू 50 ग्राम, विलयन का वाष्प दाब साफ साफ दिया है, यह पी नॉट है। यानी जिसकी वैल्यू कम है उसी के कार्बनिक यौगिक का मान निकालना है, कार्बनिक यौगिक का अणुभार निकालना है। तो स्मॉल एम की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम क्या है? विलायक यानी जिसका मान अधिक है, वो आपका ईथर है। ईथर का फार्मूला होता है C2H5O C2H5। इसका अणुभार निकालेंगे 74। अभी राउल्ट के नियम से आपने ये फार्मूला पढ़ा ही है, ये फार्मूला आपके सामने है। तो इस फार्मूले के बेस पे पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम अपन कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। इसमें आप सारा डेटा पुट करेंगे, पुट करके वैल्यू स्मॉल एम की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 114.44 आ जाएगा। इसी पर आधारित अगला है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या कहता है? किसी क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है किसी भी द्रव को आप वाष्प में बदलने के लिए कितने टेम्परेचर की नीड होती है, या एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए कितना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप होता है जिस पे द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, किसी शुद्ध विलायक में इम्प्योर सालूट या सब्सटेंस घोलने पर विलायक के वाष्प दाब में जो कमी होती है जिससे क्वथनांक बढ़ जाता है, जब उसमें अवाष्पशील पदार्थ घोलेंगे तो उसको आप वेपराइज करेंगे, बॉयल करेंगे, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो विलायक तथा विलायकों के क्वथनांकों का अंतर ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। विलयन तथा विलायक के क्वथनांकों का अंतर, इसको हम डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं। क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीबी इक्वल टू टी विलयन माइनस टी नॉट विलायक। इसमें जो डेल्टा टीबी है वो आपका क्वथनांक का उन्नयन है, टी जो है विलयन का क्वथनांक है, और टी नॉट जहाँ नॉट रहेगा इसको आप जीरो भी पढ़ सकते हैं, टी जीरो, और इसको एक्चुअल में टी नॉट पढ़ा जाता है। टी नॉट ये विलायक का क्वथनांक होगा। अब क्वथनांक का उन्नयन तथा मोललता के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। तो इसको कैसे करेंगे? क्वथनांक का उन्नयन तथा विद्युत अपघट की विलयन की मोललता के मध्य संबंध स्थापित करना होगा। तो क्वथनांक का उन्नयन तथा विद्युत अपघट की विलयन की मोललता की जो भी संबंध होता है, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोललिटी मतलब स्मॉल एम। जब हम कोई डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं। डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी हमने कांस्टेंट ले लिया इंटू एम। के बी जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको हम बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन में मोलल उन्नयन स्थिरांक।
और हम लोग इसके पहले यहाँ देखिए डेल्टा टी भी रहने देंगे, के भी रहने देंगे। स्मॉल एम की वैल्यू मोललता ये हम पढ़ चुके हैं, स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू इंटू 1000, वो हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। अब इस बेस पे स्मॉल डब्लू विलेय का अनपघट्य पदार्थ की मात्रा, एम डैश विलेय का अणुभार, कैपिटल डब्लू विलायक का द्रव्यमान। इसी पर आधारित हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आगे देखिए हम कर सकते हैं, और भार अगर ज्ञात करना, सारा डेटा रख दीजिए। सारा डेटा रखने के बाद आप यहाँ से एम डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी पर सेम आधारित मोलल उन्नयन स्थिरांक भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है इसमें। मोलल उन्नयन स्थिरांक में क्या होगा, 1000 ग्राम विलायक लेंगे, 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विद्युत अपघट्य पदार्थ घोला जाएगा। कितना, 1000 ग्राम में 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ घोलने पर क्वथनांक के उन्नयन में हुआ वृद्धि या कमी जो भी है, उन्नयनित वृद्धि विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम केबी से व्यक्त करते हैं, वही जो भी इसके पहले आप केबी वैल्यू रखे थे। तो ये डेटा हम लोग पहले से जानते हैं। वी नो डैट यहाँ पर 1 मोल मतलब हो गया W/m का वैल्यू 1 मोल, तो W/m की जगह हम 1 रख सकते हैं। और 1000 ग्राम विलायक यानी कैपिटल W की जगह 1000 ग्राम, इसमें आप डेटा पुट कर देंगे। डेल्टा टी भी इक्वल टू 1000 के वी इंटू स्मॉल डब्लू, ये सब वैल्यू पुट करेंगे। डब्लू अपान एम डैश की जगह 1, कैपिटल डब्लू की जगह 1000 कैंसिल करेंगे तो डेल्टा टी भी इक्वल टू के बी हो जाएगा। ये कंडीशन है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक और क्वथनांक का उन्नयन जो है ये दोनों इक्वल तब होगा जब 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ घोला जाए। इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। थैंक यू क्लास।